A very good morning to all my dear students. Today we are here with our new topic from the writing skills section, that is speech. स्पीच सुन के काफ़ी फेमिलियर लगता है, राइट? फेमिलियर का मतलब है जब आपने ये वर्ड सुना तो आपको कुछ याद आता है। वो याद आता है कि कोई एक पर्सन जब अपना भाषण दे रहा होता है तो हम जनरली उसी भाषण को क्या बोलते हैं? स्पीच बोलते हैं। यस, इट्स सो सिंपल टू यू कैन से एक्सप्लेन। आपने मोदी जी को सुना होगा, आपने खुद भी स्पीचेस डिलीवर की होंगी। ये वही चीज़ है, इसमें कोई अलग चीज़ नहीं है। बस वहाँ आपको डिलीवर करनी होती है और यहाँ आपको लिखना होता है। तो अगर हम स्पीच की एक फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें तो उसको समझने के लिए हम इसको रेफ़र करते हैं एक फॉर्मल एड्रेस की तरह। अगर हम बात कर रहे हैं फॉर्मल एड्रेस, तो यहाँ एड्रेस का मतलब पता नहीं है। जैसे हम अपने घर का पता या फिर कहीं हमारे ऑफिस का पता, ये वो एड्रेस नहीं है। यहाँ पर एड्रेस का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को संबोधित करते हो। और स्पेशली अपने स्पीच में मोदी जी किसको संबोधित करते हैं? ऑडियंस को। ऑडियंस मीन्स वो जनता जो उन्हें सुनने आई है। तो जिस चीज़ के जो टॉपिक होगा, जो चीज़ें होंगी, वो ही चीज़ हमें फॉर्मली एड्रेस करनी होती है अपनी ऑडियंस को। ये इसको हम एक तरीके से वो जान सकते हैं, वो ये कि स्पीच एक तरीके का डिस्कोर्स होता है। डिस्कोर्स मतलब जब आप किसी के बारे में, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अथॉरिटेटिवली बोलते हैं और लिखते हैं, तो और जनरली उस लिखे हुए और बोले हुए सब्सटेंस को आप डिलीवर करते हो किसको? ऑडियंस को, राइट? सो स्पीच इज़ नॉट ए बिग डील टू अस बिकॉज डे टू लाइफ हम अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें बहुत सुनते हैं। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द अनदर फोर लाइन। हियर वी हैव दैट यू मस्ट कीप इन माइंड। आपको अपने अंदर एक चीज़ पूरी कंप्लीट तरीके से रखनी है कि दैट इट इज़ अ स्पीच, कि ये एक स्पीच है एंड यू नीड टू बिगिन द ड्राफ्ट विद एड्रेसिंग द ऑडियंस। तो आपको सबसे पहले जो जरूरी चीज़ है, तो आपको अपने ऑडियंस को एड्रेस करके बोलना है। जैसे हम बोलते हैं रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, वर्दी टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। ये आपको एड्रेस, मतलब आप इस इन्हीं शब्दों से किन को एड्रेस कर रहे हो? जो आपके ऑडियंस है। और ऑडियंस में कौन कौन है? प्रिंसिपल हैं, आपके टीचर्स हैं, और वर्दी स्टूडेंट्स हैं, आपके क्लासमेट्स हैं। तो ये हो गया आपका एड्रेसिंग। और ऑडियंस कौन हो गई? यही हमारे लोग जिनको हम डियर एंड वर्दी एंड रिस्पेक्टेड करके एड्रेस कर रहे हैं। और इसमें कहा गया है कि लास्ट लाइन इज़ दैट कंक्लूजन विद वी सेंटेंस थैंकिंग फॉर द ऑडियंस। भाई आपको ऑडियंस को इतना मतलब आपने सुनाया, तो आपको ऑडियंस का थैंक यू करना होता है कि उन्होंने आपको जनरली सुना है। तो आपको ये दो बेसिक रूल होते हैं कि एक तो आपको स्टार्टिंग में ओपनिंग लाइन एड्रेसिंग की होनी चाहिए, दूसरी जो एंडिंग लाइन है वो थैंकिंग यू की होनी चाहिए। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फॉर्मेट। बेटा अगर मैं आपको सिंपली फॉर्मेट के बारे में बताऊं तो ये 10 मार्क का आता है। आपकी 10 मार्क आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। और आपको मिलते का कैसे हैं मार्क, वो जान लेते हैं। आपके जो चीज़ें हैं वो है, अगर हम फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, लाइक आपने उसमें हेडिंग डाल दी, आपने बॉडी भी बना रखी है, उसकी थैंक यू भी लिख रखा है, ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो कर रखे हैं तो आपको एक नंबर वहीं से मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको सिर्फ रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल लिखना और जो लास्ट में थैंकिंग यू लिखना, ये चीज़ आपको एक नंबर दिलाती हैं। अगर मैं कंटेंट की बात करूँ तो फिर आपको कंटेंट के मार्क्स 4 मिलते हैं। कंटेंट में आता है वो आपके आइडियाज़, वो आपके थॉट जो आप उसमें डालने वाले हो, वो कितने अट्रैक्टिव हैं, कितना स्टे करते हैं, दैट इज़ काउंटेड इन द कंटेंट। सो अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो आपको 5 नंबर जिस चीज़ के मिलते हैं वो होता है एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन इंक्लूड करता है ग्रामर, आपने कितने अच्छे वर्ड अप्रोप्रिएट यूज़ किए हैं, स्पेलिंग्स, और आपके रेलिवेंस ऑफ आइडियाज़ कितने हैं, यानी कि आपने अपने टॉपिक से रिलेटेड कितने आइडियाज़ को अच्छे से लिखा है और क्या वो उससे लिंक अप कर पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं। तो ये चीज़ें आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि आपको हर एक चीज़ अपने टॉपिक के रिलेटेड ही बोलनी है। तो इस तरीके से हम अपनी चीज़ों को 10 मार्क तक पहुंचाते हैं विद द हेल्प ऑफ कंटेंट, फॉर्मेट एंड एक्सप्रेशंस। नाउ अब हमारे पास है कुछ चीज़ें जो हमें याद रखनी है। याद रखनी है कि आपके सामने है कौन, हु योर ऑडियंस इज़। अब ऑडियंस कौन है? अगर आपका स्टाफ है या फिर आपके स्कूल टीचर्स हैं, हमें ये चीज़ें याद रखनी चाहिए। तभी आप अपने ओपनिंग लाइन में वो चीज़ें जो एड्रेस कर रहे हो, तो आप अपनी चीज़ें चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप स्कूल में दे रहे हो तो आप बोल सकते हो रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, वर्दी टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। ओके,
नाउ अगर आप कहीं ऑफिस में हो तो आप यहाँ बोल सकते हो रिस्पेक्टेड आवर चेयरमैन एंड वर्दी क्लिक्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो आपको अपने ऑडियंस के हिसाब से जो ओपनिंग एड्रेस है वो बदलना होता है। और दूसरी चीज़ होती है व्हाट योर स्पीच इज़ गोइंग टू बी अबाउट। इट मीन्स आपके स्पीच का टॉपिक क्या है और उसमें मेन पॉइंट्स क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। वही चीज़ें आपको ना अट्रैक्शन का एक पॉइंट बनाती हैं, वही चीज़ें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब आपको एक चीज़ नोट डाउन करनी होती है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि दैट नोट दैट रिटन स्पीच शुड कंसिस्ट ऑफ स्मॉल सेंटेंसेस। आप किसी भी वर्ड यानी किसी सेंटेंस में 10 से 12 जो हैं वर्ड्स वो नहीं डाल सकते, क्योंकि इससे क्या होगा आपकी जो कंसिस्टेंसी है, कंटेंट है, वो एक्सप्रेशन को ना लो कर देती है। क्योंकि 10 से 12 ज़्यादा वर्ड आप डालते हो, एक लंबा सा सेंटेंस बना देते हो, तो उसमें आपकी चीज़ें ना मतलब आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो और हमें एक्सप्लेनेशन नहीं करनी होती है स्पीच में। स्पीच में सिर्फ हम आप अपनी कुछ चीज़ों को, मेन आइडियाज़ को डिलीवर करते हैं। किसी को वो अच्छा लग रहा है, नहीं बुरा लग रहा है, ये हमें कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ से, और हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं होता। आपको एक्सप्लेनेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ करनी है, दैट यू हैव टू रिटन डाउन 10 to 12 वर्ड्स इन ए सेंटेंस, नथिंग एल्स। और अगर हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हम अपने फॉर्मेट ऑफ स्पीच के बारे में बात करें, तो अभी जो इस वीडियो में हमने बात की है वो हमने डेफिनेशन ऑफ स्पीच की है, हमें क्या चीज़ ज़रूरी है, दैट इज़ एड्रेसिंग द ऑडियंस एंड थैंक यू द ऑडियंस, जिसके हमें 1 नंबर मिलते हैं, किस चीज़ के हमें 4 और 5 नंबर मिलते हैं, हमने सारा डिस्कस किया है। और रिमेंबर और नोट, ये हम दोनों ही चीज़ें हमने काफ़ी ब्रीफली की हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अपने फॉर्मेट की तरफ चलेंगे कि स्पीच में कितने पार्ट होते हैं। थैंक यू। एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द स्पीच, जिसमें हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ द स्पीच, कि स्पीच को लिखते हुए हमें किन किन चीज़ों पर ध्यान देना होता है और वो किस तरीके से लिखी जा सकती है। सो यहाँ पर हम पहली लाइन से शुरू करते हैं कि हमें परफेक्ट स्पीच को लिखने के लिए क्या क्या चीज़ें एक्वेंटेड होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें पोजेस करनी है, वो सब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। लेट गेट स्टार्टेड। In the first line we have mentioned that in order to write this perfect speech we must be well acquainted with the topic। सबसे पहले आपको जो आपका टॉपिक दिया गया है उसके बारे में आपका माइंड में हर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, और इसमें क्या होना चाहिए, एक वाइड रेंज ऑफ वोकेबलरी होनी चाहिए। यस, कि हर एक टॉपिक के लिए बेटा अलग वोकेबलरीज होती हैं। अब ये तो है नहीं आप चाइल्ड लेबर में कुछ और डाल सकते हो, फेमिनिज्म डाल सकते हो, नहीं। अगर फेमिनिज्म के बारे में जानना चाहते हो तो आप उसमें चाइल्ड लेबर नहीं डाल सकते। तो आपको वोकेबलरी भी उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग चूज़ करनी होगी, और अच्छी वोकेबलरी से इंप्रेशन ज़्यादा अच्छा रहता है। और वोकेबलरी होती क्या है, वोकेबलरी होती है द चूज यू कैन से द सिलेक्शन ऑफ वर्ड। सो ये थोरो नॉलेज ऑफ द वर्ड, आपको ना सब्जेक्ट जो दिया होता है उसके ना एक बड़ी ही ज़्यादा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, कुछ रिसर्च होनी चाहिए, कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स होनी चाहिए, ताकि आपको उसको लिखते हुए कोई दिक्कत ना आए। हियर इज़ द आइडियल फॉर्मेट। आपको मैं फॉर्मेट बताऊंगी, जो कुछ टिप्स हैं जिसके वजह से हम अपने परफेक्ट स्पीच लिख सकते हैं। इसमें जो पहला स्टेप है यानी पहला पार्ट है किसी स्पीच का, वो होता है हेडिंग। हेडिंग कैसे होनी चाहिए, यस ये कैची होनी चाहिए, और 5 से 6 वर्ड। जनरली हम 3 से 4 ही वर्ड लिखते हैं, अगर 5 से 6 वर्ड हो जाते हैं तो हम उसको कॉलन बना के लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिखूँ चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर हमारा टॉपिक हो गया, हेडिंग हो गई, और मैं फिर इसके बाद लिखती हूँ मतलब कॉलन लगा के लिखती हूँ कि द कर्स फॉर इंडिया। सो ये हमारा क्या होता है, 5-6 वर्ड इसमें सबमिट हो जाते हैं। नाउ यू कैन गो एज क्रिएटिव एज यू वांट। अब आपने टॉपिक लिख दिया, हेडिंग लिख दिया, अब जितना चाहो उतना क्रिएटिव आप बना सकते हो, कर सकते हो। विद दिस वन जस्ट मेक श्योर दैट यू डू नॉट डिवोट टू मच टाइम ऑन इट। ज़्यादा आपको टाइम सोचना सिर्फ हेडिंग के लिए नहीं है, बस आपको हेडिंग जल्दी से चूज़ करनी है। आपको ना उसमें से एक कंटेंट निकालना होता है। भाई आपको ना वहाँ पे कोई टॉपिक्स डायरेक्ट नहीं दिया जाता, आपको टॉपिक खुद बनाकर हेडिंग प्रेजेंट करनी होती है, और उसमें इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। अगर वो लग गया तो बेटा आपको समझते समझते ये लगा लो काफ़ी देर हो जाती है। और ये 10 मार्क की आती है, ये छोटी नहीं होती, लेंथी होती है। तो कम से कम आपको लिमिट का ध्यान रखना होता है दैट 200 to 250 वर्ड्स शुड बी देयर। सो विद इन ए फ्यू वर्ड्स यू हैव टू कंप्लीट योर स्पीच। अब हेडिंग के बाद हमसे सबसे पहले ओपनिंग लाइन होती है। ओपनिंग लाइन में सैल्यूटेशंस यूज़ करते हैं। सैल्यूटेशन हम देखो लेटर्स में यूज़ करते हैं। जो सैल्यूटेशंस होती है वो होती है रिस्पेक्टेड सर, ठीक है, रिस्पेक्टेड मैम, डियर सर, ये सारी चीज़ें हम ना सैल्यूटेशन पे लेते हैं।
तो फिर इसके बाद हम करते हैं इंट्रोडक्शन एंड द टॉपिक। जो ओपनिंग लाइन है उसमें 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। एक तो सैल्यूटेशन, फॉर एग्जांपल वी हैव टू से respected principal, for the teachers and my dear friends. Then introduction is of yours. I am that यानी अपना नाम, from that school is going to deliver a speech and the topic name. The third one is topic, a speech deliver on द पर्टिकुलर टॉपिक, जो भी आपका टॉपिक उस क्वेश्चन में दिया गया होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ लास्ट में एक बात बोली गई है, मेक श्योर दैट यू डू नॉट मेंशन योर पर्सनल डिटेल। भाई आपको पर्सनल डिटेल नहीं डालनी है वहाँ पे, कि नाम वहाँ पे आपको मयंक दिया गया हो, मान्या दिया गया हो और आप अपना नाम लिख कर आए हो, अपने स्कूल का खुद का नाम लिख के आए हो, नहीं। नाम तो लिखना है, स्कूल का नाम भी लिखना है, लेकिन आपको वही लिखना है जो आपको एग्जामिनेशन क्वेश्चन में दिया गया होगा। तो इसको आप अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बिठा लें आपको कैसे करना है ना। और यहाँ पे एग्जांपल है कि ओपनिंग लाइन कैसे होगी। ओपनिंग लाइन ऐसे है, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई, जो भी गिवन होगा क्वेश्चन में नाम वो, एंड स्टैंड बिफोर यू ऑल टू स्पीक ऑन द टॉपिक, जो भी क्वेश्चन आपके सामने होगा। और यू कैन स्टार्ट विद ए क्योट। बेटा क्योट से स्टार्ट करना ना आपकी वाइड नॉलेज को दिखाता है, तो आप जितना हो उसके उतना क्योट को सबसे पहले डाल दीजिए। एक कोई भी क्योट किसी द्वारा कहा गया हो, उस टॉपिक से ही रिलेटेड कोई क्योट हो वो डालिए। देन गो टू द सैल्यूटेशन, और सैल्यूटेशन मतलब रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये लिखना है। देन आपका इंट्रोडक्शन और टॉपिक को डिफाइन करना है। ये हो गई आपकी ओपनिंग लाइन। आई होप दैट देर इज़ नो डाउट इन इट। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द बॉडी। बॉडी होती क्या है? यस, अगर जनरली बॉडी की बात करें तो हमारे जो हर चीज़ का कंक्लूजन होता है, जिसमें हम हर चीज़ अपने हर थॉट आइडियाज़ प्रिवेल करते हैं, वो हमारी बॉडी होती है, और ये मेन पार्ट होता है किसी भी राइटिंग पीस का। इसका पहला पॉइंट क्या कहना चाहता है कि सबसे पहले इफ़ यू बिगिन विद अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑन द टॉपिक, इट्स मीन्स टू बी प्रिसाइज। अगर आप छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हो अपने टॉपिक का, दैट यू हैव टू प्रेजेंट दिस काइंड ऑफ टॉपिक एंड इट्स गोइंग टू बी दिस एंड दिस काइंड, तो आप उसको थोड़ा सा प्रिसाइज रखें, थोड़ा सा सार समझ के करें उसे। द सेकेंड पॉइंट इज दैट देन यू नीड टू एक्सप्लेन द करंट सिचुएशन। तो आपको अब दूसरे जो पैराग्राफ बनाना है, आपको बता दो बॉडी में 3 से 4 पैराग्राफ हो सकते हैं, और तीनों चारों पैराग्राफ में आपको अलग अलग चीज़ें करनी है। पहले में आपको टॉपिक डिस्कस करना है कि आप जिस टॉपिक के बारे में बोलना चाहते हैं उसके बारे में क्यों बोलना चाहते हैं, और वो आपके लिए क्या मीन करता है, ये आपको पहले पैराग्राफ में डिस्क्राइब करना है। दूसरे में आपको उसी प्रॉब्लम, उसी टॉपिक से रिलेटेड की करंट सिचुएशन को डिफाइन करना है, उससे जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है, कोई एडवांटेज है, और कोई बेटरमेंट्स आप उस सिचुएशन में कर सकते हैं, आपने कुछ ऑब्जर्व किया है, मतलब आपकी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड सारा उस सेकंड पैराग्राफ में आएगा। और थर्ड में जो कंक्लूजन होता है, इसमें आप जो थर्ड होता है उसमें आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, डिपेंड ऑन द टॉपिक होता है, जो भी क्वेश्चन आपके सामने होगा उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस बनाएंगे। और इसमें फोर्थ पॉइंट होता है बेटा, वो मैं आपको बताऊंगी, वो आगे आएगा, दैट इज़ कंक्लूजन। उसमें आपको क्या करना है। नाउ हियर वी हैव टू से दैट मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या चीज़ है, लेट्स सी। ऑलवेज बिगिन विद द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। सबसे पहले ना, जैसे आपको चाइल्ड लेबर के बारे में ना ये जानकारी पता है कि 2004 में एक ऑपरेशन चला था, एक स्ट्रिंग ऑपरेशन चला था, जिसकी वजह से बहुत सारे जो चाइल्ड लेबर थे उनमें से यानी कि चाइल्ड लेबरशिप को ख़त्म करने के लिए एक्ट बनाए गए थे, और बहुत लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, उसका अगेंस्ट भी बोला था। तो आपको इस बेसिक नॉलेज बहुत है, मान लो उस चीज़ के बारे में। और मान लो आपको स्वच्छता अभियान है, क्लीननेस इंडिया है, तो जैसे आप मोदी के बारे में बोल सकते हो इन द स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि भाई एज स्वच्छ भारत अभियान हैज़ बीन स्टार्टेड बाय दिस एंड दिस पर्सन, एंड दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, राइट। एंड यू कैन अकोमोडेट द वीकर वंस इन बिटवीन एंड एंड विद द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। जब आपके स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ज़्यादा होंगे और वीक पॉइंट कम होंगे, तो एग्जामिनर आपने कितना फॉलो नहीं कर पाएगा, वो पढ़ता है और वो उसको भी जनरली आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट में कंसिडर करता है। सेकेंड पॉइंट ये है कि आपको कोई भी अपना ओपिनियन देते हुए फ्री फील करना चाहिए, बट मेन थिंग है कि वो जो चीज़ आपने जो लाइन लिखी हुई है वो आपकी टॉपिक से ही रिलेटेड होनी चाहिए ना। लास्ट थिंग जो किसी स्पीच में होती है वो है सोल्यूशन या फिर कंक्लूडिंग पैराग्राफ। ये फोर्थ पैराग्राफ होता है जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करते हो, एलैबोरेट करके उसके मेन स्टेप को डिस्क्राइब करते हो, किसी सिचुएशन को कैसे वेल किया जा सकता है उसके लिए कुछ फ्यू सजेशंस देते हो ना। ये बात मैंने आपको पहले भी बोली थी कि आपको जो चीज़ याद रखनी है कि स्टार्टिंग में आपको एड्रेस करना ऑडियंस को विद रिस्पेक्ट, एंड आपको लास्ट में क्या करना है, थैंक यू।
थैंक यू मीन्स फॉर देयर कॉर्पोरेशन एंड देयर पेशेंस। ओके, जो उन्होंने पेशेंस दिखाया, आपके साथ कॉर्पोरेट किया, उसके लिए आप उनको क्या कर रहे हो, थैंक यू कर रहे हो। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंक्लूड दैट यू हैव स्टार्टेड। भाई उस चीज़ को कंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है जो आपने स्टार्ट किया है। इट्स नॉट ऐसे कि आपको इसमें कुछ निकालना है, नहीं, इसमें से आपको जनरली विदाउट एक्सप्लेनेशन किसी चीज़ को डिलीवरी करनी है अपने आइडियाज़ की। नो मैटर, आप अपने किसी भी डिलीवरी स्पीच को ओपन एंडेड नहीं छोड़ सकते। अगर वो ओपन हैंडेड छोड़ दी तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं लैक कर रही है आपके खुद के आइडियाज़ से। ओके, नाउ we will in the next video discuss about the sample papers we have just given in the CBSE 2018-19 in the next video. In this video you have to revise all these most important parts of the speech and the speech you can say. So to deliver a perfect speech we must consist of heading, opening line, body, most important things, and solutions and conclusion paragraph. So these are all the some few points which we can conclude in the speech writing. So we will meet in the next video with the example of speech. Thank you. के लिए एक सैम्पल पेपर एग्जाम्पल उठा कर लाए हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि स्पीच लिखते कैसे हैं, उसमें बॉडी कहाँ होती है, क्या उसका टाइटल होता है, कैसे हम क्योट्स डाल सकते हैं, किस बॉडी के पैराग्राफ को किस तरीके से हम प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड थैंकिंग यू कह के हम अपनी पूरी स्पीच को परफेक्ट बना सकते हैं। तो हमारे जो स्पीच का टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनिनेस। मेन पॉइंट क्या है कि आपको वहाँ पर कोई भी टॉपिक नहीं मिलेगा, आपको स्पीच का टॉपिक खुद अपने ओन से जनरेट करना है। बस आपको वो कुछ लाइन देंगे, उसमें से आपको पता चल जाएगा कि ये किस टॉपिक के बारे में बोलना चाह रहा है। तो कुछ सजेस्टेड वैल्यू पॉइंट्स हैं तो वो आपको लिखने हैं। जो पहला पैराग्राफ होगा वो आपको आप अपने ऑडियंस को बता रहे होंगे कि इम्पोर्टेंस क्या होती है क्लीननेस की, आपके स्कूल, होम और सराउंडिंग्स में कितनी ज़रूरी है सफाई। आप उसके बारे में बताओगे कि प्रेजेंट स्टेटस में आज स्वच्छता की तरफ लोगों का कितना ध्यान। फिर हम इसमें प्रिवेंट्स डिजीज़, यानी कि हम इसके बारे में बताएंगे कि इसको करने से हमारी डिजीज़ है वो किस तरीके से हम उनसे प्रिवेंट हो सकते हैं, बच सकते हैं। नीड टू प्रैक्टिस में हम ये भी बताएंगे कि भाई एक सफाई अभियान, यानी कि सफाई करने से इसकी प्रैक्टिस का क्या लेना देना है। नाउ इसके नेक्स्ट में पढ़ते हैं रिफ्लेक्ट्स द करेक्टर ऑफ द नेशन। यस, जिस शहर में ज़्यादा सफाई रहती है, क्लीननेस रहती है, उस नेशन या उस देश का एक किस्म से हम क्या देखते हैं, एक ओवरव्यू देख सकते हैं कि किस तरीके का देश होगा, इसका करेक्टर कैसा होगा, यहाँ के लोग कैसे होंगे। बेनिफिट्स ऑफ क्लीनिनेस, और फिर लास्ट में हम बताएंगे इसके बेनिफिट्स, और देन इन द एंड वी विल कंक्लूड इट। कंक्लूड मीन्स हम इसके कुछ जनरल स्टेप्स डिस्कस करेंगे, तो वो हमारे स्टेप्स होंगे इन द एग्जाम्पल। हियर वी हैव द स्पीच राइटिंग एग्जाम्पल। मैंने को पहले ही बताया था आप इसमें पर्सनल डिटेल नहीं डालेंगे। अब आपको क्वेश्चन में पता चलेगा कि आपने पर्सनल डिटेल क्यों नहीं डालनी। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है एज मुकुल और महिमा, आपको दो नेम इंडिकेट किए गए हैं, इन दोनों को ही नेम आप अपने स्पीच के एड्रेसिंग पॉइंट में लिखेंगे, ओपनिंग लाइन में लिखेंगे। एंड यू विल से दैट एज पब्लिक स्कूल, इसने नाम आपके स्कूल का नहीं डाला है, इसने अपने ही किसी अपनी इमेजिनेशन से लगा लिया, कैसे भी इसने एक पब्लिक स्कूल का नाम आपको दिया है। And that as a मुकुल और महिमा of Alps Public School write a speech to be delivered in school assembly। अब आपको एक स्कूल असेंबली के लिए आपको एक स्पीच डिलीवर करनी है। हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीननेस, देखो इसने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया कि योर टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीननेस। अगर वो डायरेक्ट टॉपिक देता है तो टॉपिक होता है डिबेट में, तो डिबेट में टॉपिक होता है और उसको लेकर आपको बोलना होता है, डिबेट करनी होती है। बट आपको इसमें ना कोई स्पेसिफिक कोई टॉपिक नहीं मिलेगा, आपको कुछ हाईलाइट पॉइंट्स मिलेंगे, लाइन मिलेगी कि आप कुछ सजेस्ट करें, और क्योंकि आप इसको खुद सजेस्ट करने वाले हैं इसलिए तो हेडिंग भी आप ही की होगी, उस हेडिंग को लेकर ही आप बोल पाओगे। तो इसलिए आपको पूरी छूट है कि आप उसकी क्या हेडिंग रखना चाहते हो, बट बशर्ते वो चीज़ आपके टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए। अब यहाँ पे दिया गया है टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनिनेस सजेस्टिंग दैट द स्टेट्स ऑफ क्लीननेस रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ ए सिटीजन। हमें ये बताना है, इस बात ने हमारे दिमाग में एक चीज़ क्लियर कर दी है कि हमें मेन पॉइंट ये चीज़ रखनी है दिमाग में कि कोई भी किसी भी देश की सफाई उसी के सिटीजन्स की कैरेक्टर को दिखाती है, चरित्र को दिखाती है, उसके बिहेवियर और उनके स्वच्छता को लेकर सजगता को दिखाती है। और 150 to 200 वर्ड्स मैक्सिमम होते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखने होते हैं। नाउ हियर इज़ द यू कैन से आंसर।
आंसर ऑफ दिस स्पीच। देखो इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीननेस मैंने लिख दिया, सबसे पहले क्या है वो टॉपिक है, और मैंने इसके नेक्स्ट स्लाइड में हर एक को अलग अलग भी लिखा हुआ है। पहले हम यहाँ पढ़ लेते हैं कि हमारी इसमें क्या है। इन द वर्ड ऑफ ग्रेट जॉन वेस्ले, क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। इसने ये क्योट यूज़ कर लिया जिसे कहा था जॉन वेस्ले ने, वेस्ले ने। देन जो आपको पता ना हो कि किसने कहा था, लेकिन फिर भी आप डालना चाहते हो, तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप उसी का कुछ नाम डालो, बट यू कैन से इन द वर्ड ऑफ ए ग्रेट फिलोसोफर, ये डाल के फिलोसोफर डाल दीजिए। फिर आप अपनी कोई क्योट दे दीजिए, जैसे इसने दिया हुआ है क्लीनिनेस इज ग्रेट टू गॉडलीनेस। ओके, देन आपने सैल्यूटेशन स्टार्ट करनी है। सैल्यूटेशन में क्या है, गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई मुकुल एंड महिमा स्टैंड बिफोर यू ऑल टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनिनेस। राइट, इतना इजी है कि आप इसको एक ब्रीफली 2 या 3 लाइन में एक पैराग्राफ बना सकते हो, वो आपका ओपनिंग हो जाता है, ओपनिंग पैराग्राफ। इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको पता चलेगा कि क्लीननेस क्या चीज़ है, क्यों रखनी चाहिए, ये हमारे लिए कैसे है, कैसे हम इससे बीमारियों से बच सकते हैं। इसे नेक्स्ट पैराग्राफ में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आप ही की पर्सनैलिटी को शो करती है कि आप किस एरिया के, किस बंदे का, किस बिहेवियर को आप शो करते हो। अब आपको बताया जाता है कि क्लीननेस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ डाल सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो आपको पता हो, भाई जैसे स्वच्छता अभियान चला गया था, तो आप उसके बारे में भी डाल सकते हो, स्वच्छ भारत के बारे में भी डाल सकते हो। तो ऐसा बहुत सारे कैंपेन चलते हैं जो हमें क्लीननेस को संबोधित करते हैं, तो आप उसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखो अपने और इस पैराग्राफ में डाल देना। देन जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वो है कंक्लूज़न का, लेकिन फोर्थ पैराग्राफ भी हो 4 पैराग्राफ भी डाल सकते हो, और आप इसमें 3 पैराग्राफ भी डाल सकते हो। बस इट शुड बी कंप्लीट द 150 to 200 वर्ड्स। सो इन द लास्ट हमें पता चलता है कि गुड हेल्दी माइंड का क्या है, एक इंश्योरिटी है, हम श्योर होकर कह सकते हैं जिसके पास गुड हेल्थ है गुड माइंड भी होगा। तो ये हमें पता चलता है कि इसमें किस तरीके से हम अपने इन्वायरमेंट में लोगों को किस तरीके से कम कर सकते हैं, और किस तरीके से ये हमारे पीरियड ऑफ माइंड को इम्बेलेंस कर सकती है। तो आपको चीज़ें ना रेफ़र करनी है कंक्लूजन को सजेशंस देते हुए, और लास्ट में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे थैंक यू। अब आपको थैंक यू दिख रहा है, दैट मीन्स दिस इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट यू हैव टू एड्रेस योर ऑडियंस इन द ओपनिंग पैराग्राफ एंड यू हैव टू थैंक यू इन द लास्ट। ये आपकी बॉडी एंड स्ट्रक्चर एंड टाइटल है। इन द नेक्स्ट स्लाइड हम यही हमारा टॉपिक है, यही हमारा यू कैन से स्पीच है। अब इस स्पीच को मैंने अलग अलग हिस्सों में आपको बांट कर दिखा रही हूँ कि ये क्या चीज़ है। जो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनिनेस थी वो क्या था, हमारा टाइटल थी, वो हमारी हेडिंग थी। ठीक है, इसमें हमने सिर्फ 3 वर्ड्स यूज़ किए हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनिनेस। अब इसके आगे जो ओपनिंग लाइन्स थी, ओपनिंग लाइन्स में एक क्योट है और उसमें सैल्यूटेशन है। इसके बाद हमने बॉडी को रेफ़र किया। जो बॉडी को रेफ़र किया उसमें हमने 2 पैराग्राफ डाले। राइट, पहला पैराग्राफ में हमने सबसे पहले क्या चीज़ पढ़ी कि हमें किस तरीके से प्रिवेंट कर सकती है, किस तरीके से हम अपनी चीज़ों को फिज़िकली वेल बना सकते हैं, बीमार कैसे हाइजीन रख सकते हैं। जो थर्ड जो हमें पैराग्राफ मिलता है बॉडी ऑफ स्पीच में, उसमें हम अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को डाल सकते हैं कि किसने शुरू किया था कोई कैंपेन, या फिर उसका क्या मोटिव था, क्या उससे फ़ायदे हुए, क्या नुकसान हुए, ये सब चीज़ें। ऑन द थर्ड पैराग्राफ जो कंक्लूज़न का है, उसमें हमने कंक्लूड किया है सारे उस पैराग्राफ को कि मेरे बोलने का एजेंडा क्या था, कि मैं क्यों बोलना चाहता हूँ स्पेशली ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनिनेस। अब आपके पास अगर कंक्लूजन होता है तभी आप किसी चीज़ के बारे में स्टार्ट कर पाते हो। राइट, तो किसी भी चीज़ के स्टार्ट होने से पहले उसके एंड के बारे में सोचना चाहिए। तो एंडिंग और कंक्लूजन हमारे पास दिमाग में पहले से ही होता है। और लास्ट में है थैंकिंग द ऑडियंस, यानी आप उसको जनरली क्या बोल रहे हो, थैंक यू। और वन मोर थिंग, आपको इसमें पैराग्राफ सिस्टम डालना ही डालना है। ओके, आप इसको स्किप नहीं कर सकते, ये अच्छा इंप्रेशन है। अगर आप एक सिंगल पैराग्राफ लिख रहे हो दैट मीन्स इट कंक्लूड इन द ऐसे। ओके, तो ये ऐसे की तरह नहीं लिखना है, आपको स्पीच की तरह लिखना है, जिसमें आपको अलग अलग पैराग्राफ में अलग अलग चीज़ों का ध्यान रखना है कि मुझे इस पैराग्राफ में ये चीज़ बोलनी है, इस पैराग्राफ मुझे इसके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है, इस पैराग्राफ में मुझे इसके बेनिफिट्स को डिस्कस करना है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये पैराग्राफ यानी कि ये स्लाइड आपको क्लियर कर देगी कि इसमें कौन सी क्या चीज़ है। अब मैं आपको कुछ टिप्स और बताती हूँ, और इससे आपको क्लियर भी हो जाएगा कि स्पीच राइटिंग अटैम्प्ट करने में हमें सबसे ज़्यादा
सॉरी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें क्या होती हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये कहता है डू नॉट यूज़ द कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज। पहली चीज़ तो ये है कि आपको कोई भी महान या फिर कोई हार्श वर्ड यूज़ नहीं करते, हार्ड वर्ड यूज़ नहीं करने, आपको यूज़ करना क्योर्ड्स का। ये बहुत अच्छा इंप्रेशन देता है बेटा। मेक ऑलवेज सेपरेट पैराग्राफ्स। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको सिर्फ पैराग्राफ्स में लेकर जाना है। टाइटल के लिए अलग, ओपन लाइन्स के लिए अलग, बॉडी के लिए और कंक्लूजन के लिए अलग पैराग्राफ्स बनते हैं। और प्लान करना है, फोर्थ पॉइंट में प्लान बिफोर यू पेन। भाई रिटर्न डाउन करने से पहले आपको प्लान करना है सारी चीज़ें, किसमें, अपने मेन पॉइंट्स में, अपने माइंड में वो सारी चीज़ें जो पॉइंट्स हैं जो आप डिलीवर करना चाहते हैं वो एक जगह लिख लीजिए, इसकी वजह से आप बोल पाएँ। और इसमें जो फिफ्थ पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो है जो आपको यूज़ करना है टेंस, वो है प्रेजेंट टेंस। कौन सा यूज़ करना है? प्रेजेंट टेंस। एक स्टोरी में आप हमेशा पास्ट टेंस यूज़ करते हो, बट एक स्पीच में आप हमेशा प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हो। इस प्रेजेंट टेंस का अपना ही मोटिव होता है कि आप इसी वक्त किसी चीज़ को डिलीवर कर रहे हो, राइट। तो आप इसमें और कोई फ्यूचर या फिर आप पास्ट टेंस यूज़ नहीं कर सकते। नाउ यू कैन राइट 3-4 पैराग्राफ बट इट शुड बी अंडर द लिमिट। ओके, आप तीन नहीं 4 भी यूज़ कर सकते हो, बशर्ते बस आप उसके लिमिट को ध्यान में रखा हुआ हो आपने। द थर्ड थिंग इज़ दैट क्योर्ड्स कहीं भी यूज़ हो सकते हैं, कमेंसमेंट में यानी स्टार्टिंग में भी यूज़ हो सकता है, मिडल में भी और एंड में, इट्स अप टू यू। तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर होंगी। आई थिंक इन द नेक्स्ट वेरी वीडियो वी विल कंक्लूड ऑल द थिंग्स कि हम क्योर्ड्स किस तरीके से डाल सकते हैं, कैसे हम जनरेट कर सकते हैं। मैं आपको कुछ क्योर्ड्स बताऊंगी जो रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड हमेशा पूछे जा सकते हैं और आप हमेशा उनमें से डाल सकते हो। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो रिलेटेड टू दिस स्पीच। सो you can written down all these things and thank you for listening me, and you are also a nice audience, and I'm also giving my speech to you. It's a kind of, so it's not that, it's my lecture. So there is a huge difference between a lecture and a speech, so do not get it preferred, but I have to thank you because you have to take yourself at patience level to you can say deliver, you can say to listen my speech and listen my lecture in this video. Thank you.